मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टेस्ट नंबर 17 पिछले क्लास में कर लिया था। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टेस्ट 18 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन टेस्ट 18 जो आखिरी टेस्ट है इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं और एक एक करके बारीकी से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोगों को क्वेश्चंस स्क्रीन पर देखेंगे, आप वहां से सॉल्व करें और पीडीएफ में देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लखनऊ इंदौर एक्सप्रेस अपने रेक के बिना 24 किलोमीटर प्रति घंटा जा सकती है। मतलब अगर उसमें कोई बोगी नहीं लगा हो तो यह 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से क्या कर सकती है भैया? तो ये जा सकती है। ठीक है, इसका स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है और इसकी चाल एक ऐसी संख्या द्वारा कम होती है जो जोड़े गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के भांति परिवर्तित होता है। कहने का मतलब ये है कि इसके चाल में जो कमी होता है, इसके स्पीड में जो डिक्रीजमेंट होता है, देखो स्पीड में डिक्रीजमेंट, एसडी का मतलब स्पीड में डिक्रीजमेंट, स्पीड में जो डिक्रीजमेंट है वो प्रभावित हो रहा है किससे? डब्बों की संख्या के वर्गमूल से। डब्बा डी से डब्बा हमने लिख दिया, डब्बों की संख्या के वर्गमूल से परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब कि एसडी जो है स्पीड में डिक्रीजमेंट जो है वो डब्बों की संख्या के वर्गमूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है भैया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि यदि यह ज्ञात हो कि 4 डिब्बों के साथ इसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, अर्थात इसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान दें, यहां लिख देते हैं 20 किलोमीटर पर आवर है। जब डिब्बे कितने लग रहे हैं? तो डिब्बे लग रहे हैं 4। तो आपसे पूछा जा रहा है तो डिब्बे की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करिए जिससे इंजन खींच सकता है। जिससे इंजन क्या कर सकता है? खींच सकता है, मतलब इंजन चलने लगे। अब बात को समझिएगा। हमने आपको क्लास में बता रखा है कि जब भी ऐसा कोई सिंबल आए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो ये हटेगा तो बराबर आएगा और एक कांस्टेंट की आएगा। तो हमने क्या बोला था कि भाई डायरेक्ट आप इसको इधर भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? एस डी अपॉन ए रूट अंडर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा और ये एक किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। मतलब इसका रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इसी बात को आप 2 बार लिख दीजिए, एस डी वन अपॉन रूट डी वन इक्वल टू एस डी टू अपॉन रूट डी टू। ध्यान दें, ये आपका पैटर्न बन गया, प्रोपोर्शन का ये पैटर्न बन गया। अब क्या करना है भैया? तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 था, 20 किलोमीटर जब डिब्बा 0, ध्यान देना डिब्बा यहाँ क्या है? 0 है। डिब्बा बिना डिब्बे का, डिब्बे क्या है यहाँ पर? 0 है। तो 24 से अगर 20 हुआ तो स्पीड में कमी कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर स्पीड में कमी 4 हुआ। तो यहां आप स्पीड में कमी कितना रखेंगे? 4 कब हुआ? जब आपने डिब्बे जोड़े। कितने जोड़े? तो पहले 0 था, अब 4 जोड़े। तो भैया ये 4 डिब्बों की संख्या के रूट का हो गया। अब ये बराबर होगा, यही प्रोपोर्शन रिपीट करेगा। अब कह रहा है कि इंजन चले, डिब्बों की संख्या बताइए जिससे इंजन चले। तो हम ये मान लेते हैं ना कि इतने डिब्बे हम डाल देते हैं कि इंजन चले ही नहीं, इंजन चले ही नहीं। डिब्बे की संख्या इतना कर देते हैं, डिब्बे की संख्या इतना हम कर देते हैं कि इंजन का स्पीड क्या हो जाए? 0 किलोमीटर पर आवर हो जाए, मतलब ये चले ही नहीं। तो इसको 0 किलोमीटर करने के लिए स्पीड को कितना कम करना होगा? तो आप बोलेंगे सर स्पीड को 24 कम करना होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में तो 4 कम हुआ, डिब्बा 4 लगा। अगर सेकेंड कंडीशन में 24 कम करना है तो भैया डिब्बा कितना लगेगा? यही डिब्बा तो ज्ञात करना है कि डिब्बा कितना लगेगा। तो अब देखिए यहां से कितने बार में चला गया? 6 बार में। और 4 का रूट क्या होगा? 2। तो 2 6 दूनी 12। तो रूट अंडर डी का वैल्यू कितना हो गया? 12। तो मेरे भैया डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 144। अब ध्यान रखिएगा, इसका मतलब अगर 144 हम डिब्बा लगाते हैं, 144 हम डिब्बा लगाते हैं तो ये 0 किलोमीटर की रफ्तार से चलने लगता है। इसका मतलब कि चल नहीं पाता है। तो इंजन चल नहीं पाता है तो भैया हमें क्या करना होगा? एक डिब्बा हटाना होगा। तो 144 में से एक डिब्बा जब आप हटा देंगे तो 143 हो जाएगा।
इसका मतलब कि अगर ट्रेन में 143 डिब्बा रहेगा तो ये ट्रेन आराम से धीरे धीरे चल देगी। तो ट्रेन को चलने के लिए रिक्वायर्ड डिब्बों की जो संख्या होगी वो कितना होगा, 143 होगा। इस पर हमने खूब क्लास में प्रैक्टिस कराया था, बोला भी था कि मेंस लेवल के क्वेश्चन जब सेट होते हैं तो इसका कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ध्यान देंगे, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करें फिर आगे भी बढ़ें। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले। चलिए फास्ट थोड़ा करेंगे क्योंकि जल्दी से इसको खत्म करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि यदि x y की भांति बदलता है, मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, y का। x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y भी घट रहा है। तो आप बताइए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसकी भांति बदलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके अनुसार चेंज होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मेरे भैया आप एक बात हमें बताओ, यहां से तो हम बस इतना बात जान जाएंगे कि इतना इक्वल टू के बराबर होगा, यही ना, और ये x बटा y इक्वल टू क्या होगा, k। तो जब तक ये k का वैल्यू नहीं निकले, जब ये रेशियो में है, तो इसका हम प्रोपोर्शन कैसे बता सकते हैं कि किसके अनुसार चेंज होगा, ये किसके अनुसार चेंज होगा। आप तो नहीं बता पाएंगे क्या। और चेंज भी होगा तो किसके अनुसार चेंज होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खुद का होगा। तो ऐसा ऑप्शन तो दिया हुआ ही नहीं है, यहाँ पर ना x प्लस वाई है, ना x माइनस वाई है, ना x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। और चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू रेशियो के रूप में ही रह गया, हमारा k का वैल्यू ही नहीं निकला, तो जब तक हमारा k का वैल्यू नहीं निकलेगा हम आगे की बात कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब कि ये डाटा अनसफिशिएंट है। इसका आंसर आप मारेंगे डाटा इनएडिक्वेट, अपर्याप्त नतीजे, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। जल्दी से अभी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेते चले। स्क्रीनशॉट आप लेते चलेंगे तो बेहतर रहेगा, थोड़ा समय हम लोगों को मिलेगा। आप बाद में उस चीजों को नोट कर ले, कॉपी पर नोट डाउन कर ले। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 48 किलोमीटर की एक यात्रा तांगा, रिक्शा और साइकिल के द्वारा तय किया है। तांगा के द्वारा, रिक्शा के द्वारा और साइकिल के द्वारा ये तय किया जा रहा है। तांगा, रिक्शा और साइकिल के द्वारा क्या हो रहा है, ये तय किया जा रहा है। अब कह रहा है कि तीनों साधनों द्वारा तय किए गए दूरी मतलब डिस्टेंस का जो रेशियो है मेरे भैया वो क्या है, 8:1 क्या है, 3 है। 8:1 क्या है, 3 है। और प्रति किलोमीटर वसूल किया गया किराया, मतलब जो किराया पर किलोमीटर, देखो प्रति किलोमीटर ये किराया का बात हो रहा है, किराया प्रति किलोमीटर जो किराया आपसे लिया जा रहा है ना, वो किस रेशियो में है, तो 8:1:4 के रेशियो में है। 8:1:4 के रेशियो में। यदि तांगे का किराया 24 पैसा प्रति किलोमीटर हो, तांगे का किराया 24 है, ध्यान दें। तो 8 को 24 बनाना है तो किससे गुना करना होगा, 3 से। इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3। तो इसमें भी किससे गुना होगा, 3 से, मतलब यहाँ 3 पैसा प्रति किलोमीटर किराया हो गया। इसका क्या हो गया, तो 12 पैसा प्रति किलोमीटर किराया हो गया। क्लियर है, किराया तो सबका निकल गया। अब बात रही डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस क्या था, 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, लेकिन भैया यहाँ कितना है, 8 1 9 9 3 12। तो 12 यूनिट का वैल्यू 48, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 4 किलोमीटर। मतलब यहाँ गुना किससे आप करेंगे, 4 से। तो 8 चौका 32, यहाँ 4 से करेंगे तो 4, और यहाँ 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। कहने का मतलब कि तांगा से वो 32 किलोमीटर गया, रिक्शा से 4 किलोमीटर गया और साइकिल से 12 किलोमीटर गया। अब ध्यान देंगे 32 किलोमीटर गया, पर किलोमीटर पर 24 पैसा खर्चा किया, तो 32 गुने 24 टोटल खर्च होगा। यहाँ पर 4 किलोमीटर गया और पर किलोमीटर पर 3 खर्चा किया, तो 4 12 हो गया। और यहाँ 12 गया और पर किलोमीटर पर 12 खर्च किया, तो 144 हो गया। तो टोटल खर्च इसका यही तो होगा। तो देखिए ये हो गया 144, ये हो गया 4 12। यहाँ से करेंगे 24 दूनी 48 की 8 कैरी कितना 4, और 24 दिया 72, 72 और 4 कितना हो गया 76। तो यहाँ से ये 8 2 10 4 14 की 4 कैरी 1 हो गया, और 6 1 7 7 4 11 12 की 2 हो गया। फिर कैरी कितना हो गया आपका 1 7 1 8 1 9, मतलब ये 924 पैसा आया।
लेकिन ऑप्शन में आपको पैसा में नहीं है, रुपया में दिया हुआ है, तो आप इसमें क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 9.24 रुपया, 9.24 रुपया जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। अर्थात टोटल डिस्टेंस कवर करने में इसको जो पैसा खर्च होगा वो 9.24 रुपया होगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाएं फास्ट। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी 3 मदिराओं की सांद्रता क्रमशः जो है 10%, 20% और 30%, पहले में 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30, और 2:3:x के अनुपात में मिश्रित किया था। इसे मिश्रित किस अनुपात में किया जा रहा है, 2:3x के अनुपात में मिश्रित किया था, जिसके फलस्वरूप 23% सांद्रता का एक घोल तैयार होता है। 23% सांद्रता, ध्यान देंगे रेशियो कितना है, तो ये 2 है, ये 3 है, ये x है, तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 5 + x हो जाएगा, 5 + x हो जाएगा। इसकी सांद्रता कितनी है भैया 10%, इसकी सांद्रता कितनी है तो 20%, और इसका सांद्रता कितना है 30%, और टोटल का सांद्रता कितना है 23%। तो हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, इस x का वैल्यू बताना है। तो देखिए ये 10 दूनी 20 प्लस 20 × 3 = 60 प्लस ये क्या हो गया आपका 30x बराबर ये कितना हो गया 23 × 5 = 115 और प्लस कितना 23x। क्लियर है। अब यहां से देखेंगे आप, यहां से देखेंगे ये आपको 30 में से 23 गया तो ये क्या हो गया 7x, और ये कितना हो गया तो ये 60 और 20 कितना हो गया 60 और 20 कितना हो गया 80, तो 80 115 में से जाएगा तो कितना आ जाएगा 35, तो 7 × 5 = 35, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5। आपको हमने एवरेज में पढ़ा रखा है शेष ग्रुप और पूरे ग्रुप का कंसेप्ट, वही चीज तो था। पूरे का सांद्रता दिया हुआ था, इस शेष का मात्रा पूछ रहा था कि इसका रेशियो क्या होगा, तो ऐसे भी समझ लो ना, सिंपल सी बात ऐसे समझ लो कि 2 केजी का दाम है 10 रुपया, 3 केजी का दाम 20 रुपया, मतलब 2 केजी लेना है पर का दाम 10, तो 10 दूनी 20, 3 केजी तो 20 दिया है 60, x केजी तो 30x, तो इतना केजी तो 23 × 5 + x। अब यहाँ x कैलकुलेट करो, तो सिंपल बात था, ज्यादा कुछ था नहीं। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को हमने एवरेज में पढ़ाया भी है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाते हैं, फटाफट किया जाए, भारी तो नहीं तो लग रहा है भाई मेरे, आराम से सॉल्व करिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन में दिए। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन सेट नंबर 17 में भी था, लेकिन सेट नंबर 17 में हमने क्या किया है, हमने एक गड़बड़ी की है जो आप लोगों ने पहचाना नहीं है, आप लोगों ने उसे पकड़ा नहीं है। आप जाकर के उस क्वेश्चन को फिर से पकड़िएगा, हमने उसमें गड़बड़ क्या किया था, हमने लैंग्वेज को बढ़िया से नहीं पढ़ा था। ऐसे हमने जो क्वेश्चन बनाया है वो भी एक तरह से सही आपको होगा जिस तरह से उसने लैंग्वेज लिखी है, लेकिन वो स्पष्ट लैंग्वेज पढ़ने के बाद क्लियर हुआ कि इंग्लिश और हिंदी के लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट था, इस वजह से वहां पर कुछ मिसप्रिंट्स हुई हैं जिसे आप कैच नहीं किए, नन ऑफ द आंसर था तो दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वही क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, फिर हम आपको वहां पर दोबारा उस क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक है ना, कि क्या करना है, उसमें क्या मिसप्रिंट हुई थी। लेकिन आप पहले पकड़िए कि वहां पर हमने कुछ गलती क्या किया है। देखिए यहां समझिएगा, कह रहा है कि एक वस्तु की लागत मजदूरी और कच्चे माल से, लागत मजदूरी और कच्चे माल से, दो बातें हुई, एक तो ही कच्चा माल, एक तो हुआ कच्चा माल और एक हुआ मजदूरी, ठीक है। सामान को रेडी करने में कच्चा माल चाहिए और मजदूरी चाहिए, जब दोनों मिलता है तो सामान क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। अब कह रहा है क्या कि कच्चे माल के मूल्य का 3 गुना है, कच्चे माल के मूल्य का 3 गुना, मतलब टोटल मूल्य जो है ना, टोटल मूल्य जो हुआ, टोटल मूल्य जो हुआ वो कच्चे माल का क्या है भैया 3 गुना है, कच्चे माल का 3 गुना है। अब कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि कच्चे माल की लागत को 3:7 के अनुपात में और मजदूरी को 4:9 के अनुपात में बढ़ा दिया, तो वस्तु की वर्तमान लागत ज्ञात कीजिए यदि इसका मूल लागत 18 रुपये, मतलब जो मूल्य है, जो फाइनल इसका फाइनल वैल्यू है किसी वस्तु का 18 रुपया, तो अगर फाइनल वैल्यू 18 रुपया है और इसका ये कितना गुना है, इसका ये 3 गुना है, तो मेरे भैया ये कितना होगा, तो आप कहिएगा सर ये 6 होगा। अब आप बताइए कि सामान 18 रुपया में रेडी हुआ है, 18 रुपया में रेडी हुआ है, जिसमें 6 रुपया कच्चा माल है, तो 6 रुपया कच्चा माल है तो मजदूरी पे 12 रुपया क्या होगा, अरे तभी तो 12 और 6 18 हुआ, तभी तो 18 रुपया उसका कीमत हुआ, कच्चा माल तो 6 रुपए का ही है, तो ये 18 रुपया मूल्य हुआ कैसे, तो मजदूरी 12 रुपये लगी।
अब कह रहा है कि कच्चे माल को 3:7 के अनुपात में बढ़ा दिया गया, मतलब ये 6 रुपया जो था वो अपना 7/3 हो गया। 3:7 का मतलब क्या होता है, देखो 1:2 का मतलब क्या होता है, 2 गुना होता है ना, 2 गुना होता है ना। अगर 3:4 करें तो इसका मतलब क्या होगा, 4/3 गुना, इसका मतलब क्या होगा 4/3 गुना। तो अगर 3:7 होता है तो वैल्यू क्या हो गया, 7/3 गुना हो गया। वैसे ही इसका वैल्यू जो है वो किस अनुपात में बढ़ जाता है भैया, तो ये बढ़ जाता है 4:9 के अनुपात में। तो 4:9 मतलब 9/4 हो गया। और अब ये इसका फाइनल मूल्य हो गया, अब ये इसका फाइनल मूल्य हो गया। 4 से कितना बार में, 3 बार में, और 3 से कितना बार में, 2 बार में। तो नतीजा 27 और 7 दूनी 14, तो ये आपका क्या हो जाएगा 41, आंसर होगा 41। इसी तरह का बात वहां पर भी क्वेश्चन में कहा जा रहा था, लेकिन वहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या था, डिफरेंस था, थोड़ा सा डिफरेंस था। समझिएगा वहां भी यही चीज था, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, और हमको लगता है कि वहां पर हमने थोड़ी सी मिसप्रिंट कर ली है। एक बार उसको फिर से चेक करेंगे और उसको फिर अगर आप लोग कहेंगे तो बता देंगे, नहीं तो इस तरीके से ही वो सॉल्व करना होगा। उसके लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज में। एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है, जल्दी से इसे नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। चलिए मिटाए, डन, आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन बेहतरीन हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो पेपर में आप एकदम शेर की तरह दहाड़ेंगे, शेर की तरह। चलिए, करा है कि एक सह शिक्षा विद्यालय में लड़कों से 15 लड़कियां अधिक है, लड़कों से 15 लड़कियां अधिक है, गर्ल अधिक है बॉय से। तो बॉय मान लो अगर x है तो गर्ल कितना होगी भैया, x + 15 लड़कियां लड़कों से अधिक है। यदि लड़कों की संख्या को 16% से और लड़कियों की संख्या को 10% से बढ़ा दिया जाए तो लड़कों से 9 लड़कियां अधिक हो जाती है, लड़कों से 9 लड़कियां अधिक हो जाती है। तो ध्यान दे भैया, लड़की अधिक संख्या में है, लड़का कम संख्या, तो पहले लड़की आएगी, तो लड़की x + 15, लेकिन लड़कियों में वृद्धि कितना किया गया है 10%, तो ये 110% हो जाएगी खुद का। अगर 10% बढ़ाएंगे तो दुनिया में कोई भी वस्तु 100 होता है, 10% बढ़ गया क्या हो गया 110%। लेकिन लड़कों की संख्या में क्या किया जा रहा है, तो 16% बढ़ाया जा रहा है, तो 116% हो जाएगा किसका, x का, अपना 116% हो जाएगा। तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब देखो परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100 है, तो ये 100 उधर चला जाएगा, बट्टे में यहाँ भी 100, बट्टे में यहाँ भी 100, तो 100 उधर चला जाएगा। तो देखो ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका, तो x + 15 × 110 - 116 = क्या हो गया 900। प्रतिशत वाला 100 को हमने उधर भेज दिया। अब देखिए ये यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये 110x + 15 11 165, फिर इस पर 1 0 - 116x = ये क्या हो गया आपका 900। अब ये माइनस में क्या हो जाएगा 6x, और ये इधर से उधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा। तो देखिए 900 है, 100 जोड़ेंगे तो 1000, तो 100 + 650, ये माइनस में 750 हो जाएगा। अब 6 से कितना बार में चला जाएगा, तो 125 छक्का 125, कितना होगा 6 से ना, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 1 कम 6, ये 15, तो 6 दूनी 12, 6 5 30, 125 बार में, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू आपका कितना आ गया 125 आ गया। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या क्या है, तो छात्रों की कुल संख्या ये 125 और ये 125 + 15, तो 125 125 250 और 15, तो टोटल हो गया 265। टोटल आपका क्या हो गया 265। तो क्वेश्चन ये कहा था, ठीक है, जल्दी से इसे नोट करें, फास्ट नोट करें, कुछ विशेष नहीं था। चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के छात्रावास को चलाने का कुल खर्च अंशतः स्थिर होता है, जो खर्च है वो स्थिर रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, और अंशतः छात्रों की संख्या के साथ रेखीय रूप से बदलता है। ध्यान रखिए, रेखीय रूप से बदलता है, मतलब जैसे जैसे छात्र बढ़ते हैं, रेखीय रूप से बदलना मतलब लीनियर इक्वेशन के बेस पर बनता है। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान देना, लीनियर इक्वेशन होता है ax + by, ax + y, ये फॉर्मेट होता है ax + y।
ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है जब टू वेरिएबल्स हो। यहाँ भी कुछ कोएफिशिएंट आप ले सकते हैं, यहाँ भी कुछ कोएफिशिएंट ले सकते हैं, वो बात की चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर दो इक्वेशन है क्योंकि ये कह रहा है रेखीय रूप से बदल रहा है, रेखीय रूप से बदल रहा है। तो रेखीय रूप से बदल रहा है और दो बातें, एक है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वाला वैल्यू है और एक आपका वेरिएबल वाला है, एक वेरिएबल वाला है। तो कांस्टेंट वाला हम मान लेते हैं x और वेरिएबल वाला हम क्या मान लेते हैं y। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि कुल खर्च अंशतः स्थिर होता है। तो कांस्टेंट वाला हमने क्या मान लिया, x, हमने मान लिया कि x पहले स्थिर था, लेकिन अंशतः छात्रों की संख्या के साथ रेखीय रूप से बदल जाता है। तो वेरिएबल वाला टर्म क्या है, y है, लेकिन छात्रों की संख्या के साथ ही बदलता है। तो अब आप छात्रों की संख्या चाहिए आपको, तो आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रति छात्र औसत खर्च क्या है, $70 होता है जब छात्रों की संख्या 25 होती है। बात समझना भाई, बात को समझना, बात समझना। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि x है, लेकिन जैसे ही 25 लड़का इसमें शामिल होता है खर्च हो जाता है $70 प्रति लड़का। तो लड़का 25 है तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 25 गुने 70, 25 गुने 70। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि जब छात्रों की संख्या 50 होने पर यह $60 हो जाता है। तो ये तो कांस्टेंट वाला टर्म तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों की संख्या जैसे ही 50 हुआ तो इसका खर्च कितना हो गया, $60। तो $60 एक लड़के का, तो 50 लड़के का क्या होगा, 60 गुने 50। अब भैया कुछ नहीं करना है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसको ब्रेक कर दो। देखो ये माइनस और ये तुम्हारा क्या हो गया, माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये y है भाई, x नहीं, ये y है, ठीक है। अब देखो 50, तो 50 में से ये 25 गया तो ये माइनस में आपका 25y हो जाएगा, माइनस में 25y हो जाएगा। अब थोड़ा यहां समझिए, ये 25 साते 175, तो ये 1750 हुआ, ये 6 5 30, ये आपका 3000 हुआ। तो 3000 में से 1750 जाएगा तो क्या आएगा, 1250। किसमें भैया, माइनस में, क्योंकि ये बड़ा सिंबल है। तो 25 से कितना बार में चला गया, 50 बार में। इसका मतलब y का वैल्यू तो आपका 50 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया, 50। मतलब वेरिएबल वाला जो टर्म है वो कितना है, 50 है। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए x का वैल्यू निकालना है तो यहां रख दीजिए, यहां 50 को रखिए, यहां 50 को जब हम रखेंगे तो 50 पांचे, देखो 25 पांचे 125 होता है, मतलब ये 1250 हो जाएगा। और 1250 इधर जाके घटेगा तो 1250 घटेगा 1750 में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 500। तो x और y ये दोनों वेरिएबल्स आपके निकल गए। अब आपसे कह रहा है कि बताइए 100 छात्रों की स्थिति में प्रति छात्र औसत खर्च कितना होगा। 100 छात्र की स्थिति में प्रति छात्र औसत खर्च, तो अब तो मेरा खर्च यही होगा ना, x + 100y। तो x का वैल्यू कितना है, तो ये 500 है, और ये 100 गुना y का वैल्यू कितना निकला है मेरा, तो y का वैल्यू 50 निकला है। तो ये 5000 और 500 ये कितना हो गया, 5500। लेकिन 5500 100 बच्चों का खर्च हुआ, तो औसत खर्च जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 55 आ जाएगा। अर्थात मेरा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, $55 मेरा आंसर होगा, $55। तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपसे लगेगा ही नहीं। और ऐसे क्वेश्चंस आप जनरली बहुत कम ही प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं, तो शायद पेपर में जब कभी भी आए तो आपको दिक्कत पैदा करे। तो चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा भाई चलिए जल्दी से आगे। अरे कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करते चलो, कंसेप्ट सीखते चलो, साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस एकदम धुआं की तरह उड़ जाएंगे। इतने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा है कि जब कोई डिब्बा न जुड़ा हो तो गोंडवाना एक्सप्रेस के इंजन की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा। जब कुछ जुड़ा नहीं हो, इंजन नहीं जुड़ा हो, तो 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये जा रहा है, ठीक है। अब यहां देखो डिब्बा नहीं जुड़ा हुआ, मतलब डिब्बे की संख्या क्या है, 0, डिब्बा कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। ऐसा क्वेश्चन भी हमने डिस्कस भी किया था। चाल में कमी जोड़े गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के प्रत्यक्ष समानुपाती है। मतलब जो स्पीड में डिक्रीजमेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √d का। तो हमने क्या बोला था कि भैया चुपचाप इसे भेजो। इसका पूरा कंसेप्ट हमने क्लास में डिस्कस किया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, √, ये आपका d हो गया, 1 हमने लगा दिया। इसी बात को हम दोबारा लिखेंगे, ये d2 हो गया और ये √d2 हो गया। ये डिब्बा को शो कर रहा है और ये स्पीड को, डिक्रीजमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है,
अब कह रहा है कि जब 9 डिब्बे जोड़ते हैं तो इंजन की चाल 24 किमी प्रति घंटा हो जाती है। देखो सॉरी चाल क्या है 24, अरे यहाँ हमने उल्टा पढ़ लिया भाई, ये 24 नहीं है 42 है, ये रिप्लेस हमने कैसे कर दिया, ये 42 है, 42 24 नहीं 42, ये 42 है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये 24 किलोमीटर पर आवर हो गया जब डिब्बा हमने कितना जोड़ा भैया 9 डिब्बा, जब हमने 9 जोड़ा तो ये 24 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मेरा बात ध्यान से समझिएगा भैया, 42 से 24 हुआ तो कमी कितने का हुआ स्पीड में, तो आप कहेंगे सर कमी हो गया 18 का। कमी कितने का हो गया 18 का, 18 का कमी हुआ जब डिब्बा कितना जोड़ा 9, तो यहाँ रूट अंडर क्या करेंगे 9। अब कह रहा है कि भैया ऐसा करो ना, ऐसा करो कि आप हमें ये बताओ कि इंजन द्वारा अधिकतम कितने डब्बे खींचे जाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि इसके स्पीड को 0 कर देते हैं, तब हमें डी कितना जोड़ना, हमसे यही पूछ रहा है। तो बोलो 42 से अगर आपको 0 स्पीड करना है तो स्पीड में कमी कितना करना होगा, तो कमी करना होगा 42, तो डिब्बों की संख्या कितना होगा, यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। देखो ये रूट होगा तो ये 3 हो जाएगा, तितली का 9, 3 से कितना बार में 6 बार में, 6 से कितना बार में 7 बार में, तो रूट अंडर डी का वैल्यू कितना आ गया 7, तो मेरे भैया डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 49। अर्थात अगर हम यहाँ 49 डिब्बा रखते हैं तो फिर ये ट्रेन रेंग भी नहीं पाएगा, चल भी नहीं पाएगा, तो इसको चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक डिब्बा कम करना पड़ेगा। 49 में से एक डिब्बा कम कर दो, डिब्बों की संख्या कितना हो गया 48, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 48 डिब्बा। ये क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही 8 नंबर है, ठीक ना, दोनों में केवल डाटा का डिफरेंस है। जल्दी से जल्दी से नोट करो भाई, चलो मिटाए, ओके आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राजा शेरू ने निम्नलिखित योजना के अनुसार सेबों को बांटने का आदेश दिया। राजा शेर ने आदेश दिया कि भैया हाथी को 20 सेब दे दो, जेबरा को 13 दे दो और हिरन को 8 दे दो। हाथी को कितना दे दो, हाथी को दे दो तुम 20 सेब, उसके बाद तुम किसको दो, तो जेबरा को, जेबरा महोदय को दे दो कितना, तो जेबरा महोदय को दे दो 13, और आपको जो हिरन महोदय हैं इन्हें कितना दे दो भैया, तो 8 सेब दे दो। तो जो सेब दे रहा है उसका रेशियो तो यही होगा, उसका रेशियो तो यही होगा ना, उसका रेशियो तो यही होगा ना। अब बात को समझो क्या हो रहा है, कह रहा है कि अब उसका नौकर संभा नौकर है, मतलब सियाल जो है वो नौकर है। देखो क्वेश्चन को केवल, क्वेश्चन इजी है बट देखो लैंग्वेज को पेपर में कैसे घुमाएगा, लैंग्वेज घूमेगा तो बच्चे के दिमाग घूम जाते हैं, तो उन सब चीजों पर प्रैक्टिस हम लोगों को करना है, उन्हीं को तो पकड़ना है, उसको पकड़ लिया तो फिर काम खत्म, फिर है क्या। अब चलो, अब उसका नौकर संभा सियाल या उलझन में है कि क्या करे भैया, कैसे हम बांटे, कितना दे। क्या आप यह बताकर उसकी सहायता कर सकते हैं कि उसे हाथी को कितने सेब देने चाहिए यदि उसके पास कुल 820 सेब हो। हाथी को कितना सेब उसे देना चाहिए जबकि टोटल सेब उसके पास कितना है 820, तो मेरे भैया टोटल सेब कितना है 820। यहाँ टोटल रेशियो क्या है ये निकाल लो, तो 20 और 13 कितना हो गया 33, 33 और 8 कितना हो गया 41। अब हमें हाथी को सेब खिलाना है तो हाथी सेब कितना खाता है 20, यहां से चला गया 20 बार में 20 कितना हो गया 400। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन इजी तो क्वेश्चन था, आप लोग खाली सब फंसे हुए थे किस कारणवश, लैंग्वेज की वजह से। भाई रे भाई क्या क्वेश्चन पूछ दिया, क्या खतरनाक क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, अच्छा 10 से 12 है, इसमें 3 क्वेश्चन है, 10 से 11 12 3 क्वेश्चन है इस लैंग्वेज में। कह रहा है अंशु ने बॉबी और चंदन को उतने पेन दिए जितने कि उन दोनों में से प्रत्येक के पास पहले से ही मौजूद था। देखो 3 आदमी है, कौन कौन, अंशु है, ए से लिख देते हैं अंशु को, और बॉबी को लिख देते हैं बी से, और चंदा को लिख देते हैं सी से। चंदा नहीं है, चंदन है। चंदन को उतने पेन दिए जितने कि उन दोनों में से प्रत्येक के पास पहले से मौजूद था। अब क्या मौजूद था पता है, नहीं पता है, मान लो कुछ, चलो मान लेते हैं कि इसके पास x है, इसके पास y है, इसके पास z है, मान ले। अब अंशु ने क्या किया कि चंदन को उतना ही दिया जितना इसके पास पहले से था, तो इसके पास z था, z और दे दिया, तो इसके पास 2z हो गया।
बॉबी को उतना ही दिया जितना पहले था, पहले से इसके पास y था, y इसको दे दिया तो इसका क्या हो गया 2y। लेकिन मेरे भैया जब इसने इसको z दिया तो इसमें से तो z कम होगा, जब इसने y दिया तो इसमें से तो y कम होगा, तो इसका फाइनल क्या हो जाएगा x माइनस जेड माइनस वाई हो जाएगा। बिल्कुल हम सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चंदन ने अंशु और बॉबी को, अब चंदन दे रहा है, ध्यान दो, चंदन दे रहा है अंशु और बॉबी को उतना ही देता है, ध्यान देना। अंशन और बॉबी अंशु नहीं भाई, अंशन पर क्यों बैठेगा, अंशु और बॉबी को उतने ही पेन दिए जितने कि उन दोनों में से प्रत्येक के पास था। अर्थात इसको इसने फिर उतना ही दिया जितना इसके पास था, तो 2y था, तो ये कितना हो गया आपका 4y, और इसको इतना ही दिया मतलब x माइनस जेड माइनस वाई इसको दे दिया। तो अब इसके पास कितना हो गया, तो x 2x माइनस 2z माइनस 2y, लेकिन इसके पास कम हो गया, कितना कम हो गया, तो 2y इसको दिया तो ये माइनस 2y हो गया, और फिर ये कम किया तो ये माइनस x हो गया, प्लस ये आपका z हो गया, और प्लस ये आपका y हो गया। तो इसका टोटल कितना हो गया, देखो 2z और z मिलके क्या हो गया 3z। क्लियर है, 3z हो गया। अब बात को समझो, देखो 2y में से y चला गया तो माइनस y और x ये है, मतलब लास्ट में इसके पास ये बचा, इसके पास ये बचा और इसके पास ये बचा। फाइनल मेरे पास आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस जेड माइनस वन, एक्स माइनस जेड माइनस वन, ये बात है। अब क्या कर रहा है, अब प्रत्येक के पास पेनों की संख्या समान थी, पेनों की कुल संख्या 72 है, प्रत्येक के पास पेन की संख्या क्या है, समान है, इक्वल है, तो प्रत्येक के पास पेन की संख्या इक्वल है और टोटल पेन 72 है। तो भैया 3 वो आदमी है तो सबके पास कितना पेन होगा, 24। इसका मतलब इसके पास 24 था, तो 24 था तो 4 से कितने बार में, 6 बार में, मतलब y का वैल्यू तो 6 निकल गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब चलिए y का वैल्यू 6 निकल गया, तो ये रियल में क्या हो गया, ये रियल में क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो गया, देखो ये भी तो आपका 24 है, ये भी तो आपका 24 है, और ये भी आपका क्या है 24 है। तो ध्यान देंगे ये 2 से 12 बार है, मतलब x माइनस जेड माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 12। ये 2 से हमने कटा दिया 12 बार में। अब हमें y का वैल्यू 6 पता है, तो x माइनस जेड का वैल्यू 6 इधर है, उधर जाएगा 12 6 कितना हो जाएगा 18। मुझे ये अब पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3z है, ये क्या है 3z है, तो 3z माइनस x, 3z माइनस x, y का वैल्यू क्या है 6, तो 6 इधर चल जाएगा तो 24 प्लस 6 क्या हो जाएगा 30। मुझे ये इक्वेशन मिल गया। अब 2 इक्वेशन आपके पास, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो भैया यहाँ रख दो x प्लस जेड बराबर ये कितना है, माइनस प्लस नहीं है, माइनस x माइनस जेड बराबर कितना है 18। ये दोनों को जोड़ेंगे तो x खत्म हो जाएगा, 3z और z ये क्या हो गया 4z, 4z बराबर कितना हो गया 48, तो z बराबर कितना हो जाएगा आपका 12, z आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 12 कैसे, अरे ये माइनस है ना, माइनस होगा तो ही होगा ना, ये 2z होगा और ये आपका 48 है, तो ये कट के क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, तो z का वैल्यू 24 आ गया। इसका मतलब कि आपका यहाँ क्या क्या निकल गया, तो y निकल गया आपका 6, z आपका निकल गया कितना 24। अब x के बारे में बात करना है, तो x कहीं रख दो निकल जाएगा, जैसे यहाँ पर ही रख दो, देखो x का वैल्यू निकलना है, तो ये कितना हो गया, z का वैल्यू कितना है आपका 24 और ये 6, तो 30 और ये 12 42 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 42। ये तीनों वैल्यू निकल गए और यही तीनों वैल्यू निकालना था, और तीनों प्रश्न में यही 3 वैल्यू पूछा गया है। ध्यान रखिए क्या पूछा गया है कि 10 नंबर में कह रहा है कि आरंभ में बॉबी के पास कितने पेन है, बॉबी कौन है भैया y, तो बॉबी के पास 10 नंबर का आंसर क्या होगा, y के पास कितने हैं, तो y के पास 6 है, 10 का आंसर 6 है। अब चलो 11 में कह रहा है आरंभ में चंदन के पास कितने पेन थे, चंदन के पास, तो चंदन 11 नंबर में चंदन ने कहा है भाई जेड का वैल्यू कितना है आपका 24, तो 11 का आंसर 24 हो गया, 24 पेन था। और फिर कह रहा है कि अंशु के पास कितने थे, तो अंशु 12 नंबर क्वेश्चन, अंशु क्या है, इसके पास x थे और x का वैल्यू कितना है 42, तो इसके पास 42 है। देखो ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको थोड़ा सा समय क्या लगा, ज्यादा लगा, ठीक है ना। तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा माथापेची टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका दिमाग इसमें थोड़ा सा क्या करे डेवलप करे, कुछ विशेष नहीं है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो 1-2 बार देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मिटा दें, मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एकदम मजेदार क्वेश्चन है नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन शानदार हैं,
करके मजा आ जाता है। और धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। अब तो चूंकि ये आखिरी सेट था, इसके पहले वाले सेट भी सारे हम अपलोड करके डालेंगे, परेशान ना होइए, सारा क्वेश्चन किया जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना आप, बस बढ़िया से पढ़िए, मजे से पढ़िए। एक पिरामिड का आयतन संयुक्त रूप से उसके ऊंचाई और उसके भार के क्षेत्रफल के भांति बदलता है। भार के क्षेत्रफल के भांति बदलता है, मतलब जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट का, और भार नहीं है भाई, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब बेस एरिया, यानी कहते हैं एरिया इसके अनुसार, मतलब आधार का जो क्षेत्रफल है इसके अनुसार बदलता है। तो हमने क्या बोला था कि जब ये हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो इतना ये हटाएंगे तो ये बराबर होगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा, और ये h गुने क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसको आप इधर भी भेज सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से इसको भेज दीजिए, तो आप यहाँ पर कांस्टेंट k का वैल्यू लेंगे तो डायरेक्टली एक ही बार में इसको नीचे भेजिए आराम से। देखिए भी ये क्या हो गया, h गुने क्या हो गया, a, ठीक है। के लेकर के निकालना फिर रखना वो समय बर्बाद होता है, वैसे मत करना, ठीक ना। बहुत सारे लोग वैसे करते हैं, कोई बात नहीं, वो भी तरीका अच्छा है, लेकिन वैसे करने से समय बर्बाद होता है। देखो इसमें 1 1 लगा दो और यही कांस्टेंट रिपीट करेगा बार बार, तो ये 2 हो जाएगा, ये h2 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा। भी यहाँ वॉल्यूम को दर्शा रहा है, आयतन को, h ऊंचाई को, और a आपका आधार के क्षेत्रफल को दर्शा रहा है। क्लियर हो गया। अब वैल्यू रख दो, काम खत्म। कर है जब आधार का क्षेत्रफल 60 है, क्षेत्रफल 60 है, नीचे a का वैल्यू कितना हो गया, 60। जब आधार का क्षेत्रफल 60 है और ऊंचाई 14 है, तो इसका आयतन कितना दे रखा है, इसका आयतन है 280, ठीक है। अब कह रहा है कि आयतन 390 हो जाए, आयतन 390 हो जाए, आयतन 390 हो जाए और ऊंचाई आपका 26 हो जाए, तो फिर ये क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, ये तो पूछ रहा है। आराम से कैलकुलेट कर लो। देखो यहाँ से 13 से 2 बार में, और 13 तिया 39, 30 बार में, लड्डू से लड्डू खा जाओ, खा गया। अब देखो 14 दूनी ये क्या हो गया, 28, 14 दूनी 28, और 2 से ये कितने बार में चला गया, 30 बार में, और 2 से ये कितने बार में चला गया, 15 बार में, तो 15 तिया 45, तो ये का वैल्यू कितना आ गया, 45 आ गया। तो ये 45 वर्ग डेसीमीटर, वर्ग डेमी आपका इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। आप चाहते तो पिरामिड के आयतन के फॉर्मूले से भी बना सकते थे, ठीक है, लेकिन चूंकि आप वो नहीं जानते तो हम इसको प्रोपोर्शन के नियम से ही बनाए, तो फिलहाल टेंशन मत लीजिए, इसी पर ही बहुत समय नहीं लगेगा, दोनों तरीके से वही समय लगेगा और आंसर आपका यही आएगा। चलिए क्लियर है भाई, मिटाए, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं भैया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि समुद्र पर क्षैतिज दूरी, समुद्र पर जो डिस्टेंस है, दूरी है, तल के ऊपर आंखों की ऊंचाई के वर्गमूल के भांति बदलता है। समुद्र पर जो दूरी है वो बदल रहा है ऊंचाई के वर्गमूल के आधार पर, हाइट के वर्गमूल के आधार पर। तो इसे भाई नीचे ले आओ, d/√h, ये 1 और ये कांस्टेंट फिर यही रिपीट कर जाएगा, यही रिपीट कर जाएगा, कहानी खत्म। वैल्यू रखो, क्वेश्चन सॉल्व। क्या कह रहा है कि जब दूरी 14.4 है, जब दूरी 14.4 है, तो आंख की ऊंचाई 18 मीटर है, आंख की ऊंचाई क्या है, 18 मीटर। समुद्र से क्षैतिज की दूरी समुद्र तल के ऊपर आंख की ऊंचाई के वर्गमूल के भांति बदलती है, दूरी आंख की ऊंचाई के वर्गमूल के आधार पर बदलती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर आपका 18 हो गया। अब कह रहा है कि भैया जब आंख की ऊंचाई 8 है, जब आंख की ऊंचाई क्या है आपका 8 है, तो आप बताइए कि दूरी क्या होगा, ये डिस्टेंस आपको बताना है। चला जाए तो भैया एक काम करते हैं ना, हम इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं, ये खत्म हो जाएंगे कहानी का, या इसको भी ब्रेक करेंगे, स्क्वायर नहीं भी करेंगे तब भी आएगा। देखो 14.4, इसको हम 3√2 लिख दें, बोलो लिख सकते हैं ना। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे 2√2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो √2 खत्म हो गया ना। अब 3 से कितने बार हो जाएगा, 3 से कराओ, तो 3 से 4 × 12, 4 × 12, 38 के 24, तो डी का वैल्यू क्या होगा, 48 दूनी 96, 9.6। तो 9.6 जब आपका डिस्टेंस रहेगा किलोमीटर में, तो उस समय हाइट आपका कितना रहेगा, 8। उस समय हाइट आपका कितना रहेगा, 8 मीटर हाइट रहेगा। तो जल्दी से भैया नोट कर लो, एकदम प्रोपोर्शन के कंसेप्ट पर सारा ये क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन के कंसेप्ट पर जितने भी घुमा कर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब हमने बना दिया है। और इतना आप कर लेंगे तो फिर भाई अब कहाँ से पूछेंगे, पीछे के क्वेश्चंस भी इतने कराए हैं, क्लास में क्वेश्चन कराए हैं, टेस्ट में क्वेश्चन कराए हैं, इतना कमांड कर लो केवल,
और प्रीवियस ईयर लगाओ, हमने तो सारे लगभग प्रीवियस ईयर भी करा दिए हैं आपको। चलिए, एक रेल यात्रा की अवधि प्रत्यक्षता दूरी के रूप में, प्रत्यक्षता दूरी के रूप में और व्युत्क्रमानुपाती वेग के रूप में बदलता है। एक रेल की यात्रा की अवधि, अवधि मतलब टाइम, टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भैया, तो कह रहा है कि दूरी के, प्रत्यक्ष रूप से दूरी के रूप में, मतलब डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती वेग के रूप में बदलता है, मतलब टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, वेलोसिटी का। दोनों बात को अगर एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का। तो इसको इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा भैया, टी गुने भी अपॉन डी, 1 1 1 लगा दो और यहां T2 V2 अपॉन D2, पैटर्न सेट। अब क्वेश्चन का वैल्यू रखो, क्वेश्चन 1 में खत्म हो जाएगा। लेकिन आगे फिर कह रहा है क्या, आगे फिर क्या कह रहा है, नया बात बोल दिया, वेग प्रत्यक्षता प्रति किलोमीटर प्रयुक्त कोयले की मात्रा के वर्गमूल के रूप में बदलता है और व्युत्क्रमानुपाती रेलगाड़ी के डिब्बे की संख्या के रूप में बदलता है। अब वेग के बारे में क्या कह रहा है, वेग के बारे में कह रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका भैया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेग प्रत्यक्षता प्रति किलोमीटर प्रयुक्त कोयले की मात्रा के वर्गमूल, कोयले की मात्रा, के लिख देते हैं, कोयला सी लिख देते हैं, चलो, कोयले की मात्रा की वर्गमूल के अनुसार बदलता है और व्युत्क्रमानुपाती बदलता है डिब्बों की संख्या की। तो डिब्बा को डी लिख देते हैं, कोयला को सी लिख दिए, डिब्बा को डी लिख दिया, मतलब भी का वैल्यू ये है। तो जहां जहां भी है ना, ये बात चिपका दो क्वेश्चन पर। देखो, T1 इंटू रूट अंडर C1 अपॉन D1 बटा, अरे डी दो बार हो गया, हो डिब्बा है ये, डिब्बा, इसको क्या लिख दे, इसको x मान लेते हैं या k मान लेते हैं, चलो k मान रहे हैं, डिब्बा है, ध्यान रखना, यहाँ लिखते हैं हिंदी में डिब्बा, ये डिब्बा की संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको k, क्योंकि d हमने पहले से मान रखा है, d पहले से हमने मान रखा है डिस्टेंस के रूप में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और ये d1 हो गया, और इक्वल टू ये मेरा क्या हो गया, t2, ये रूट अंडर क्या हो गया C1 अपॉन ये क्या हो गया k, और बट्टा में ये क्या हो गया d2। देखो हमने क्या किया, v तो हमने लेके चला, लेकिन v को भी बाद में इसने क्या किया है, बदल दिया है। तो v को जिस रूप में चेंज कर रहा है वो रूप ही यहाँ पर उठा कर रख देंगे। अब केवल वैल्यू रखो, क्वेश्चन सॉल्व, आ जाओ। चलो देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है, आधे घंटे में 18 डिब्बा, आधे घंटे में 18 डिब्बा, आधा घंटा मतलब 1/2 आवर, 1/2 आवर, डिब्बा कितना मेरे भैया 18, तो डिब्बा कौन है के, तो बट्टे में कितना हो गया 18 डिब्बा, ठीक है। अब कह रहा है कि आधे घंटे में 18 डिब्बे के साथ 50 किलोमीटर की दूरी के लिए 100 किलोग्राम कोयला चाहिए। कोयला कितना चाहिए, कोयला कितना चाहिए, 100 किलोग्राम। अच्छा, दूरी कितना तय कर रहा है, तो दूरी आपका तय कर रहा है कितना, 50 किलोमीटर, दूरी कितना तय कर रहा है, 50 किलोमीटर, लिख दिया सारा बात। अब आगे बढ़िए, कह रहा है 16 डिब्बों के साथ, डिब्बा कितना 16, डिब्बा कितना 16, तो 16 डिब्बों के साथ, तो यहाँ बट्टे में कितना आ गया 16, बट्टे में कितना आ गया 16, 16 डिब्बों के साथ 28 मिनट में, 28 मिनट, देखो यहाँ घंटा लिखे हैं तो इसको भी हम घंटा में बदलेंगे, तो 28 बट्टा क्या करेंगे 60 गुने, 28 बट्टा 7 गुने, कह रहा है कि भैया 42 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, दूरी कितना 42 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितने कोयले की आवश्यकता होगी, मतलब रूट अंडर सी, कितने कोयले आपके चाहिए, बस इसको कैलकुलेट करना है, हो गया काम खत्म। चलो हम इसको इजी बना देते हैं, ये बहुत सारा तुमको दिख रहा होगा इसलिए इसको इजी बना देते हैं। देखो 1 गुने 100 का रूट कितना हो जाएगा 10, बट्टा में ये नीचे आ जाएगा, तो 2 गुने 18 गुने 50 हो गया इजी। अब देखो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 28 ऊपर में, और गुने ये रूट अंडर क्या हो गया सी, नीचे क्या आ गया 60 गुने 42 गुने 16, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं भैया, जगह का अभाव है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां से हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 10 से चला गया आपको कितने बार में, 5 बार में, 5 से कितने बार में आपको चला गया 12 बार में, 2 से कितने बार में आपको चला गया 6 बार में, ठीक है। अब देखिए यहां से ये आपका चला गया 7 से 4 बार में, और 7 से चला गया 6 बार में, ठीक है। ये 6 से चला गया 3 बार में, और 3 से चला गया 2 बार में, और 2 से चला गया 2 बार में, और 2 से चला गया 8 बार में, मतलब रूट अंडर सी का वैल्यू आ गया 8, तो भैया सी का वैल्यू क्या होगा 8 का स्क्वायर 8 8 64, मतलब कितने डिब्बे हो जाएंगे, सॉरी कितने आपके कोल लगेंगे, कोयले कितने लगेंगे, तो कोयले आपके 64 केजी कोयले की आवश्यकता होगी 42 किलोमीटर का जर्नी तय करने में।
तो देखो इसमें क्या किया है कि प्रोपोर्शन के अंदर भी प्रोपोर्शन को डाल दिया है। अब भैया इससे शानदार क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इतना कर लिए आप रेशियो में 18 सेट किए, 18 सेट में 270 क्वेश्चन हमने केवल, और अच्छे लेवल के बच्चे वाले क्वेश्चन इसमें नहीं डाले हुए 18 सेट में, आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। उतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे ना तो भैया मेंस में भी वैसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी तक एसएससीजीएल में। इस बात को कहीं हम फेंक नहीं रहे हैं, इस बात को समझिएगा, कभी उठा के जज करिएगा और इन सेट के लेवल्स को जज करिएगा। इतना अगर आप कर रहे हैं, मेंस वाली टेस्ट भी होगी, उसमें हम सीडीएस और बैंक पीओ उसका प्री मेंस का क्वेश्चन, सीजीएल मेंस, इनके क्वेश्चंस को उठा करके डायरेक्ट डालेंगे, और कुछ क्वेश्चंस नए बनाए हुए अच्छे टीचरों के क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स के क्वेश्चंस हम उसमें डाल करके आपको मेंस का टेस्ट लेंगे, और उसको भी आप कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जहां जाना है जाइए, जो पेपर देना है दीजिए, आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ठीक है। और बने रहिए, एकदम कंटिन्यू बने रहिए, सिस्टमेटिक यूट्यूब पर हम पूरा पढ़ाएंगे, A to Z पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और एक अच्छे लेवल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार करते हुए जय हिंद जय भारत।